हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के टॉपिक नंबर 2.11 कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस को डिस्कस करेंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम लोग इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर होता क्या है। आप अपने घर के फ़ैन में ऑब्जर्व कीजिएगा, जो सीलिंग फ़ैन होता है उसमें आप देखे होंगे कि वाइट कलर का एक इतना लंबा सा कुछ सिलेंडर के रूप में लगा होता है, मतलब सिलेंड्रिकल शेप का लगा होता है। आप पंखा के ऊपर वाले पोर्शन में गौर किए होंगे, जिसको हम लोग जनरल बोलचाल की भाषा में कंडेंसर बोलते हैं या फिर कैपेसिटर भी बोल सकते हैं। मेनली हम लोग जो बुक का लैंग्वेज है या जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसमें हम लोग कैपेसिटर ही बोलते हैं। तो कैपेसिटर बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कोई भी मोटर को चलाने के लिए। क्यों इसका हमको आवश्यकता क्यों है, पहले इसको समझते हैं, बाद में इस टॉपिक पे हम लोग आते हैं। हमारे डेली लाइफ का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है कि कैपेसिटर एक्चुअली हम लोग यूज क्यों करते हैं। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर आप साइकिल चला रहे हो, अगर आपको साइकिल चलाना हो, तो पहली बार जब आप पैर को चलाएंगे, मान लीजिए साइकिल पर आप बैठे हुए, पहली बार जब आपको पैर को चलाना हो तो क्या करेंगे, पैर को आप तेज़ी में नीचे की तरफ हिट करेंगे, तेज़ी में पैर आप नीचे मारेंगे, तब आप आगे की तरफ बढ़ना चालू करेंगे और नॉर्मली चलते चले जाएंगे। नहीं, इसी तरह से जब हमको फ़ैन को चलाना हो या फिर लिफ्ट को चलाना हो या कोई भी ऐसा डिवाइस जो मोटर से चलता है उसको चलाना हो, तो चलाने के लिए जैसे आपको साइकिल को चलाने के लिए शुरू में ज़्यादा एनर्जी का आवश्यकता था, ज़्यादा फोर्स आपने अप्लाई किया, उसी प्रकार फ़ैन को या फिर किसी और इस तरह का डिवाइस जो मोटर से चलने वाला है उसको चलाने के लिए हमको शुरू में ज़्यादा एनर्जी का आवश्यकता होता है। तो ज़्यादा एनर्जी शुरू में हमको कैसे मिलेगा, जैसे मान लीजिए कि आपने स्विच ऑन किया लिफ्ट को चलाने के लिए या फिर मोटर को चलाने के लिए या फिर फ़ैन को चलाने के लिए, तो जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो स्विच ऑन करने के बाद मान लीजिए कि अगर जो हमारे घर में वोल्टेज सप्लाई आता है वो 220 वोल्ट और 5 एम्पियर करंट होता है, तो वो कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई और कांस्टेंट करंट का वैल्यू जाने लगा। कोई भी डिवाइस हो, फ़ैन या फिर वॉशिंग मशीन में भी हमारा मोटर है, इस तरह का कोई भी डिवाइस, तो कांस्टेंट करंट जाने लगा। जैसे मान लीजिए साइकिल को आप कॉन्स्टेंटली ऐसे ऐसे चलाते नॉर्मली, तो फर्स्ट बार वो आगे ही नहीं बढ़ता, तो फर्स्ट बार फ़ैन को घुमाने के लिए हमारे को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो ज़्यादा एनर्जी हमको कैसे मिलेगा, कैपेसिटर जो यहाँ पर लगा हुआ है कंडेंसर, इसकी सहायता से। कैसे, ये एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करके रखता है। और चार्ज आप जानते हैं, आपने 10th में पढ़ा है और आगे इसमें भी पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, कि जो हमारा करंट होता है, जो करंट फ्लो करता है वो किसकी सहायता से, इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज की सहायता से। और कंडेंसर यानी कैपेसिटर जो है वो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करके रखता है। तो जो करंट सप्लाई वहाँ से आ रहा होता है मेन वोल्टेज सोर्स से, यानी स्विच ऑन करने के बाद जो करंट सप्लाई आएगा उसके साथ जो हमारा स्टोर्ड चार्ज है वो भी उसके साथ मिलकर करंट के फॉर्म में फ़्लो करने लगेगा। मतलब क्या होगा, करंट का अमाउंट बढ़ जाएगा, और करंट का अमाउंट बढ़ने से क्या होगा, पावर का अमाउंट बढ़ जाएगा। नहीं, तो शुरू में फ़ैन को घूमने के लिए जितना टॉर्क, यानी टॉर्क फ्यूचर में हम लोग देखेंगे, जितना उसको फोर्स का आवश्यकता है उतना फोर्स उसको मिलना चालू हो जाएगा और फ़ैन हमारा घूमना चालू कर देगा, नहीं रोटेट करना चालू कर देगा। आप कभी कभी ऑब्जर्व करते होंगे कि आपने स्विच को ऑन किया या किसी को आप देखे होंगे स्विच ऑन करने के बाद ही फ़ैन नहीं घूम रहा होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, फ़ैन का जो ब्लेड होता है, पत्ती, उसको हम लोग हाथ से या डंडा या किसी चीज़ से उसको हम घुमा देते हैं, उसके बाद फ़ैन हमारा रोटेट करने लगता है। नहीं, तो शुरू में जो स्टार्टिंग टॉर्क, शुरू में जितना एनर्जी चाहिए उतना एनर्जी अगर नहीं मिल पाए तो हम लोग क्या समझते हैं कि कैपेसिटर ख़राब हो गया, कंडेंसर ख़राब हो गया है, मतलब उसके अंदर चार्ज स्टोर करने का जो प्रॉपर क्षमता है वो नहीं है। नहीं, तो ये है हमारा कैपेसिटर। तो अब हम लोग टेक्निकल समझते हैं, इसके डिफिनीशन को समझते हैं। तो कैपेसिटर क्या है, अगर पूछा जाए तो क्या है, तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो सामान्यतः दो प्लेटों से, या कहिए दो क्या बोल सकते हैं इसको, मटेरियल से या फिर कंडक्टर से मिलकर बना होता है। और ये दोनों इस तरह से पैरेलल फॉर्म में होते हैं, और पैरेलल कंडेंसर होता है और
पैरेलल प्लेट होता है और अपने अंदर चार्ज को स्टोर करके रखता है। मतलब कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो दो पैरेलल प्लेट्स या कंडक्टर से मिलकर बना होता है और उसका प्रमुख उद्देश्य होता है अपने अंदर चार्ज को स्टोर करके रखना। ठीक है, तो वही हम लोग इसका डिफिनीशन देख रहे हैं कि इट इज़ अ डिवाइस मेड अप ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स containing one dielectric material between them to store the charge inside it is called capacitor। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो बना होता है, दो पैरेलल प्लेट भी बोल सकते हैं, या प्लेट के बदले अगर हम लोग चाहे तो हम लोग कंडक्टर भी यूज कर सकते हैं। दो पैरेलल प्लेट से बना होता है जो कंटेन करने के लिए बना होता है, जो कंटेन करता है एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को अपने दोनों प्लेट के बीच। मान लीजिए कि हमारे पास दो प्लेट है, दोनों प्लेट के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रखा होता है। वो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, हम लास्ट क्लासेस में उसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है और ये जो बनाया हुआ होता है दो पैरेलल प्लेट जो होता है वो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करने के लिए बनाया होता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। ये हम दो पैरेलल प्लेट ऐसे डिनोट करते हैं और दोनों से इस तरह से नोड को कनेक्ट करते हैं। तो ये जो सिंबल है ये कैपेसिटर का सिंबल है और कैपेसिटर को हम सी से डिनोट करते हैं। जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा रेसिस्टर को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, नहीं, उसी तरह से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कुछ कुछ सिंबल से डिनोट करते हैं। तो कैपेसिटर को हम सी से डिनोट करते हैं, इसको फ्यूचर के लिए आप याद रखेंगे। उसके बाद हमको जानना है कि कैपेसिटेंस क्या होता है। तो कैपेसिटेंस, अच्छा मान लीजिए कि हमारे पास एक प्लेट है जो कम चार्ज स्टोर कर रहा है और हमारे पास एक दूसरा प्लेट है जो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर रहा है, तो किसका क्षमता ज़्यादा होगा? जो अपने अंदर ज़्यादा चार्ज स्टोर कर रहा है, नॉर्मल सी बात है, मतलब उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि किसी भी पैरेलल प्लेट या कंडक्टर का क्षमता कि वो अपने अंदर कितना ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता है, मैक्सिमम चार्ज को स्टोर करने की क्षमता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। जो ज़्यादा चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है वो ज़्यादा कैपेसिटेंस का माना जाएगा, नहीं, उसका वैल्यू ज़्यादा माना जाएगा। तो कैपेसिटेंस क्या है? द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज इनसाइड टू पैरेलल प्लेट्स या कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। जो क्षमता है किस चीज़ का, चार्ज को स्टोर करने का दो पैरेलल प्लेट के अंदर, उस एबिलिटी को, उस क्षमता को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा है, फ्यूचर में इसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे, अभी थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास एक प्लेट है, दूसरा प्लेट है, दोनों पैरेलल प्लेट है, ऐसे ऐसे दो पैरेलल प्लेट है। आप ऐसे, तो मान लीजिए कि दो पैरेलल प्लेट आमने सामने रखा हुआ है, दोनों के बीच में ये एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ है। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल हम लोग रखते हैं और यहाँ पे दोनों प्लेट के ऊपर इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है। अगर इसके पास प्लस क्यू है तो इसके पास माइनस क्यू होता है, और माइनस क्यू वाले प्लेट को हम अर्थिंग वायर से कनेक्ट किए होते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, आगे जब हम लोग कैपेसिटर का वर्किंग समझेंगे तब ये चीज़ आपका क्लियर होगा। अभी आप मान के चलिए कि दो पैरेलल प्लेट होता है, दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक्स होता है, और जो सेकेंड प्लेट होता है जिस पर निगेटिव चार्ज है वो एक अर्थिंग वायर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहना ये है कि अगर इस पे हम चार्ज को डालते हैं, प्लेट पे अगर हम चार्ज को रखें तो प्लेट के पास क्या होगा, पोटेंशियल डेवलप होगा। और अगर हम चार्ज के अमाउंट को बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल भी क्या होगा, बढ़ेगा, नहीं। मतलब यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि चार्ज बढ़ने से पोटेंशियल बढ़ा दोनों का। तो चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वही बात हम लोग यहाँ पे मेंशन किए हैं कि when some charge is given to the conductors, जब कंडक्टर को कुछ चार्ज दिया जाता है, it has some potential। जब इसको हम कुछ चार्ज देते हैं तो इसके पास क्या होता है, कुछ पोटेंशियल आ जाता है। एज द अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्रीज, जैसे इस पर हम चार्ज को इंक्रीज करते हैं, चार्ज के अमाउंट को इंक्रीज करते हैं, पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर ऑल्सो इंक्रीजेज। ये कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो भी बढ़ता है। इसको अगर हम चाहे तो इस तरह से मेंशन कर सकते हैं कि जो चार्ज है, इसके अंदर जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल के। चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, नहीं। अब प्रोपोर्शनल को हटा के जब भी हम बराबर करते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू हमको डालना होता है। तो हर जगह कांस्टेंट अलग अलग सिंबल का होता है, यहाँ पे हम कांस्टेंट को सी डाल रहे हैं। यहाँ जो कांस्टेंट है वो सी है
और सी हमारा क्या है, इसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम लोग कैपेसिटेंस भी बोल सकते हैं। जैसे आपने 10th में पढ़ा था ओम्स लॉ को, V इक्वल टू आई आर, जहाँ पर आर क्या था, रेसिस्टेंस भी था और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी था। उसी तरह यहाँ पे Q इक्वल टू सी वी में Q हमारा चार्ज है, V हमारा पोटेंशियल है कैपेसिटर का या प्लेट का भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल है कैपेसिटर के प्लेट का, और C है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या इसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। अब यहाँ से अगर हम कैपेसिटेंस C का फॉर्मूला लिखना चाहें तो V मल्टीप्लिकेशन में है, नीचे डिवीजन में आ जाएगा, Q अपॉन V हो जाएगा। नहीं तो कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज Q डिवाइडेड बाई हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। अब थोड़ा सा हमको इसको ध्यान में रखना है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैपेसिटेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। जो कैपेसिटेंस है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है। फिर इसको आपको याद रखना है, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड। ये भी इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटेंस का जो ऐसा यूनिट है वो फैराड होता है। अगर हम इस फॉर्मूला के हिसाब से सोचें तो चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब और पोटेंशियल डिफरेंस का या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट वोल्ट, तो कूलम्ब पर वोल्ट भी यूनिट बोला जा सकता है कि ऐसा यूनिट है कैपेसिटेंस का। मेनली हम लोग फैराड बोलते हैं या फिर आप कूलम्ब पर वोल्ट भी बोल सकते हैं। फिर जो है फैराड जो है हमारा लार्जर यूनिट है, बड़ा यूनिट है, तो हम इसको छोटा यूनिट में कैसे लिख सकते हैं। आपने बहुत सारा सिचुएशन पहले चैप्टर 1 में देखा था चार्ज से रिलेटेड, जैसे हम लोग माइक्रो कूलम बोलते थे, नैनो कूलम बोलते थे, पीको कूलम बोलते थे। उसी तरह से हम इसको माइक्रो फैराड के वैल्यू को कम करके हम माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पीको फैराड ऐसा कुछ बोल सकते हैं। अगर माइक्रो फैराड बोले तो 10⁻⁻6 फैराड, नैनो फैराड बोले तो 10⁻⁻9 फैराड, अगर पीको फैराड बोले तो 10⁻12 फैराड। ऐसा हम लोग इसको बोल सकते हैं। नहीं, आप ऑब्जर्व किए होंगे या नहीं भी किए होंगे, हो सकता है, जो हमारा कंडेंसर होता है, जो कैपेसिटर होता है, जो फैन में लगा होता है, उस पर आप देखेंगे कहीं कहीं पर 2.5 माइक्रो फैराड, कहीं किसी किसी में देखेंगे जो छोटा फैन होगा 3.5 नैनो फैराड, इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा। 2.25 नैनो फैराड इस तरह से करके लिखा हुआ मिलेगा। तो जो फैराड है वो जनरली यूज में नहीं आता है, इसका जो छोटा वैल्यू है ये सभी यूज में आता है। ठीक है, फिर हमको इसका सीजीएस यूनिट जानना है। कैपेसिटेंस का सीजीएस यूनिट होता है स्टैट फैराड। तो फैराड है उसी में हम लोग स्टैट लगाते हैं, स्टैट फैराड। और एक स्टैट फैराड को हम बोल सकते हैं कि यह बराबर है एक स्टैट कूलम डिवाइडेड बाई एक स्टैट वोल्ट, या फिर एक स्टैट फैराड जो है वो बराबर होता है 9 × 10⁹ स्टैट फैराड के। नहीं सॉरी, तो एक फैराड इक्वल टू हमारा हो जाएगा 9 × 10⁻11 स्टैट फैराड को। इस डाटा को अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं, ये आपको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा। 1 फैराड इक्वल टू होता है 9 × 10⁻11 स्टैट फैराड। ठीक है, तो इसका डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का डायमेंशन, कैपेसिटेंस सी इक्वल टू फार्मूला अभी हमने देखा है, सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी, मतलब चार्ज का डायमेंशन डिवाइडेड बाई पोटेंशियल का डायमेंशन। चार्ज का डायमेंशन 80 आपको एकदम याद रखना है। पोटेंशियल का डायमेंशन भी आप याद रख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बार ज़रूरत पड़ेगा। पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों का डायमेंशन सेम ही होता है, ml² T⁻³ A⁻⁻1। अगर आपको पोटेंशियल का नहीं आता है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, W/Q। तो वर्क का डायमेंशन डिवाइडेड बाई चार्ज का डायमेंशन करके भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो चार्ज का डायमेंशन डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन, इसको आप ऊपर ले जाइए तो m⁻⁻1 L⁻², T⁻³ ऊपर जाएगा तो +3 और यहाँ 1, तो T⁻+4 A⁻−1 है, ऊपर जाएगा तो +1 और A⁻1 तो 1 A⁻2 हो जाएगा। तो कैपेसिटर कैपेसिटेंस के बारे में आज हम लोग बस इतना ही समझते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस हमारा वर्क कैसे करता है। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ कैपेसिटर देखेंगे जो 3 प्रकार का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 5 मार्क्स का VPI क्वेश्चन है एक प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिटिव के लिए भी। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, इससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जा सकता है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में भी इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।